मैडम के पॉडकास्ट से एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर सामने आती है, वो ये निकल कर आती है कि उनकी ज़िंदगी में माँ का कोई रोल नहीं है। मैडम इतनी ज़्यादा थैंकलेस हैं, डब्बा ने भी आखिरकार डॉटर खाला को थैंक्स बोल ही दिया। मैडम इतनी थैंकलेस हैं कि उन्हें कभी भी ये याद नहीं आता कि उनकी माँ उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखती हैं। मैडम अपने पॉडकास्ट में अम्मी का ज़िक्र करती हैं, ननद का ज़िक्र करती हैं, जनाब का तो बहुत ज़्यादा एहसान सा मानती हैं, बच्चे का ज़िक्र करती हैं, अपने पापा यानी कि अपने ससुर का ज़िक्र करती हैं, अपने हाउस हेल्प का ज़िक्र करती हैं। मतलब हर कोई जो भी उनके आस-पास है, उन सब का ज़िक्र करती हैं और एक आदमी जो रह जाता है, वो है तो इनको इस दुनिया में लाया था। अगर वो ना होती तो ये आज दुनिया में भी नहीं होती। कोई इंसान इतना ज़्यादा थैंकलेस कैसे हो सकता है? भई माँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसको आप थैंक यू बोलो। मतलब थैंकलेस वर्ड बोलना भी माँ के लिए गलत बात है। और कौन माँ को ये बोलता है थैंक यू पर अपना रिस्पेक्ट जो है वो इस तरीके से शो करता है कि वो थैंक यू से बहुत-बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैडम ये भूल गई कि उनको बचपन से लेके आज तक इस माँ ने क्या सहारा दिया है और उसे क्या सिखाया है। जब ये यहाँ पे मुंबई चल कर आई थी तब भी ये कहती हैं कि मेरी माँ मेरे साथ में थी, हमारे पास बर्तन नहीं थे, हम लोग चीज़ों को माँग-माँग के काम चलाते थे, हमारे पास पैसा नहीं होता था कि आगे का खर्चा चलेगा तो चलेगा कैसे? ये सारी यादें जब बच्चा मामू आए थे तब मैडम याद कर रही थी कि हमारे माँ के साथ में ऐसा हुआ था, हमारे माँ के साथ में वैसा हुआ था और मैं इस तरीके यहाँ आके मेरा मुंबई में सर्वाइवल हुआ। देखा जाए तो माँ इसकी हर कदम पे इसके साथ रही। जब पहली शादी हुई तब ये साथ में थी। उसके बाद में जब ये केस चला इसका तब वो साथ में थी। उसके साथ में एक बार इसने ये बोला था कि जब मैं कोर्ट के बाहर थी तब भी मेरे साथ थी और डिलीवरी से पहले इसको माँ याद आई और तब जाके माँ इसके घर पे आई और तब से लेके आज तक ना केवल इसका ध्यान रखा है बल्कि इसके बच्चे का ध्यान रखा। और आज के डेट में बच्चा जो भी कुछ जानता है, जो भी सीख रहा है, जो भी बोल पा रहा है, वो सारी की सारी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नैनी यानी नानी से जान पा रहा है। देखिए बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि बच्चे कौन माँ है, कौन नानी है, उसे कुछ नहीं पता होता। कि इतनी बार आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जो माँ होती है ना, माँ को सब लोग कुछ और कहते हैं, जैसे कि भाभी कह देते हैं। तो कई बार बच्चा भी अपनी माँ को भाभी वर्ड से बुलाता है, यहाँ तक कि काफ़ी बड़े तक भी। तो बच्चा ये शब्द नहीं जानता कि माँ क्या होती है, मम्मी क्या होती है, या पापा क्या होते हैं, या नानी क्या होती है, या दादा क्या होते हैं। लेकिन बच्चा उस व्यवहार को पहचानता है, कि जो उस प्यार को पहचानता है कि जो वो उससे किया जाता है। और यही वजह है कि अगर वो नानी अगर घर से बाहर जाती है तो भाग कर उसको रोकता है, नहीं, 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 नानी को नहीं जाने दो। कभी देखा है इस तरीके से जनाब के लिए या मैडम्स के लिए भागते हुए? जनाब को तो कुछ भी मतलब नहीं है। वो चाहे वो अपने शूट पे जाए, आई मीन जो इसका शो चल रहा था तब 8-8 घंटे बच्चा धूल में पड़ा था रहता था, लेकिन जनाब जनाब को तो परवाह ही नहीं थी इस बात की। तो यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश करी कि माँ उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ होती है एक बच्चे के लिए। इसी तरीके से जब मैडम थी छोटी तो उनके लिए भी ऐसे ही रहा होगा और उसके बाद में भी कितना साथ दिया है ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन आप ये बताइए पूरे व्लॉग में एक आदमी जिसका उसने नाम नहीं लिया वो यही था। इतनी आसान फरामोश है ये। चलो जिस आदमी का नाम लिया उसके बारे में बात कर लेते हैं और वो इसके पापा यानी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ जिया हो। आज की डेट में उसकी बच्ची उसके साथ क्या कर रही है इस बात का खुलासा तो एनएफ ने कर ही दिया है। और ये सिलसिला अब से नहीं था, ये बहुत पहले से था। जब जब मैडम जो है जनाब के संपर्क में आई और उसके बाद में इसने माँ और बाप दोनों को किसी को कुछ समझा नहीं है। यहाँ तक कि मैडम का जो अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था, उसके बारे में भी इसके पापा को ही सुननी पड़ी। देखिए ये समाज का अंग है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपका बच्चा कुछ भी ऐसा कुछ करता है जो गलत है, जो समाज के नियमों के विरुद्ध है, तो ऐसे में उनके माँ-बाप को ही इस बात के लिए बोला जाता है कि इन्होंने कैसी परवरिश दी है, इन्होंने बच्चे को क्या सिखाया है। और सेम जो है इनके घर में भी हुआ। जो मैडम का जो एक्स था, उन लोगों ने जाके इनके पापा से ही शिकायत करी कि भई ये संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को कि वो इस तरीके से शादी में रहकर एक दूसरे आदमी के साथ में गोवा में गुलछर्रे उड़ा रही है, होटल में उसने पकड़ा था इसको और दूसरे के साथ में लिविंग में रह रही है, ये सब कर रही है। तो इस बात की भी जिल्लत जो है अगर किसको सहन करनी पड़ी, वो उसके पापा को सहन करनी पड़ी, इसकी मम्मी को सहन करनी पड़ी। इनके पापा का कहना है कि मेरा उस दिन शर्म से सर जो है झुक गया। एक ऐसी औलाद पैदा करी, एक ऐसी औलाद जिसने कि इस तरीके से इस उम्र में आके उनको ये सब सुनने को मजबूर किया। मैडम और जनाब ने, क्योंकि इनको क्या है पारिवारिक वो था व्लॉग था, तो इसलिए इनको पारिवारिक संबंधों को, पारिवारिक रिश्तों को ऊपर करके दिखाना था। तो इसलिए जब
जब भी इनके व्लॉग में ये कहा जाता था कि पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जैसे कि जब बच्चा पैदा हुआ था, ये डिलीवरी हुई थी, तो वो आईसीयू में था और प्री मैच्योर ये बताते हैं, और लंबे समय तक वहाँ पे आईसीयू में रहा। तो पापा क्यों नहीं आए, क्यों करके देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, और क्यों करके देखने के लिए घर पे नहीं आए। और जब लंबा समय बीत गया, लोगों ने इतना ट्रोल आउट किया, तो तब जाके जब पापा जो है व्लॉग में दिखाई दिए, और आकर उन्होंने अपनी मस्ती से इनको बधाई दी, बच्चे को प्यार किया, कुछ चीज़ें भी लेकर आए, और उसके बाद में फिर गायब हो जाते हैं। मतलब लंबे-लंबे समय के लिए वो गायब हो जाते हैं। जब लोग बाग इस बात को याद दिलाते हैं, भई आखिर हैं कहाँ तुम्हारे पापा? तो उसके बाद में फिर दोबारा से ये कैसे भी करके उनको बुला लेते हैं और व्लॉग में दिखाई दे जाते हैं। मतलब अपना जो फैमिली ड्रामा है वो कायम रहना चाहिए। दूसरे से इन्हें कोई मतलब नहीं है, उसके सुख-दुःख से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ऑपरेशन हुआ था, तब भी ये जो है उनको ना देखने के लिए गए, ना बात करी, कहीं पे भी कोई ऐसी ज़िक्र आता ही नहीं है। देखिए, अगर एक ही शहर में रह रहे हैं, तो तुम्हारे लिए तो पापा हैं। अगर पापा हैं तो उनके पास मिलने जाना एक रूटीन समय होना चाहिए था। मतलब अगर आप बहुत-बहुत समय में नहीं जा पाते, तो कम से कम महीने में 1 बार जाके तो पापा के हाल-चाल लिए जा सकते हैं। ना कभी आपने देखा होगा कोई भी फ़ोन की बात होती होगी, ना वैसे कभी फ़िज़िकली। तो ये तो इनका हमेशा से पैटर्न रहा है। इनके लिए तो ये है कि बस अपना व्यू आना चाहिए और बाकी सब भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही नहीं, अब की बात नहीं है, जब ये डब्बा की शादी हुई थी, तब की बात भी एनएफ के थ्रू खुलकर सामने आ रही है। ये उस टाइम पे पापा इनके साथ में मैरिज में गए थे, यानी वो मौधा तक गए थे शादी में, लेकिन वो शादी में शामिल हुए बिना बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। और ऐसा क्यों हुआ, इस बात का खुलासा एनएफ ने अभी किया है। इनको, इनके पापा को इन्होंने एक रूम में ठहराया था, जिसमें लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे सामान पड़ा हुआ था, कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी। तो उनका कहना ये था कि बेटा ये रूम ठीक नहीं है, और मुझे कोई चाहे अकेला रूम दे दो, मतलब छोटा रूम दे दो, लेकिन साफ-सुथरा रूम दे दो, और इसमें इतना सामान पड़ा हुआ है। मैं अगर इसमें रहूँगा या सोऊँगा, तो हो सकता है कल को कोई सामान गायब हो जाए, तो कहीं ऐसे ना हो कि लोग, यहाँ के लोग ऐसा कहने लगें कि भई ये सामान कहाँ गया? अब इसमें कितने सत्य है, और ये जो स्टोरी बनाई गई है, आई मीन ये जो बात कही गई है, लेकिन हो सकता है कि उनको ऑब्जेक्शन हो उस रूम में रहने के लिए, सामान के लिए या किसी और के लिए। भई ये तो समझा जा सकता है कि अगर बाहर जा रहे हो तो आपको इसी तरीके से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। पर उन्होंने जिस तरह से कहा, तो उनको समझाया जा सकता था, इतने सारे रिश्तेदार हैं, किसी और के घर में उनको ठहराया जा सकता था। दिखाने को तो ये अपने आप को बहुत बड़े ज़मींदार दिखाते हैं कि जैसे भी मौधा में इनका बहुत ज़्यादा चलता हो, ये बहुत बड़े ज़मींदार हैं। तो इन्होंने क्यों करके उनका जो है कहीं और ठिकाना नहीं कर दिया गया, बल्कि उसके ऑपोज़िट दोनों ने मिलकर उनको बहुत सारी बातें सुनाई इसी बात के ऊपर। ये खाली दामाद ने नहीं, ये बेटी ने भी सुनाई। दोनों ने मिलके उनको बहुत सारी बातें सुनाई, जिसकी वजह से उन्हें जिल्लत उठानी पड़ी। उन्हें अपनी बेशर्मी इसके साथ में यहाँ पे रहना बिल्कुल मंज़ूर नहीं हुआ, और अपनी इज़्ज़त की खातिर वो चुपचाप वहाँ से चले आए। मतलब 1 दिन या 2 दिन के लिए अपने बाप को भी ये ठीक से नहीं रख सके। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा निराश होने के बाद में उन्होंने ये कदम उठाया है कि उन्होंने कम से कम कुछ लोगों से ये बातें कही हैं जो निकल कर बाहर आई है। सोच के देखिए, उनकी एज भी कोई 70s के आस-पास होगी, 70-75 के आस-पास होगी। ऐसे में बच्चों का सहारा या किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है। वाइफ़ है नहीं, वाइफ़ तो आपने देख ही लिया, इसके साथ ही रह रही है, और जो इसके अपने बच्चे थे, यानी एक बच्चा तो ये हो गई, और बाकी उसकी जो बाकी लड़कियाँ थीं, वो यहाँ पर रहती नहीं हैं, वो बाहर रहती हैं। ऐसे में उनका पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है, सिवाय ये मैडम के। अब मैडम कितना पूछती हैं, ये किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। इस उम्र में भी वो अपने ध्यान और अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपनी दवाइयों का ध्यान वो खुद ही रखते हैं। उनका ना पूछने वाला है कोई, ना देखने वाला है। कहाँ तो वो मीरा रोड में रहा करते थे, और इस बात से परेशान होके कि भई ये हर बार इसको उनको जिल्लत सहन करनी पड़ती है, बेइज़्ज़ती होती है। तो उन्होंने वहाँ से मीरा रोड से अपना छोड़कर कहीं और काफ़ी दूर जाके अपना एक 1 बीएचके का फ्लैट ले लिया। और ये सोच के, जब ये मेरा करती ही नहीं है, कभी पूछती भी नहीं है, तो उसने इनसे दूर जाना ही बेहतर समझा। अब ये बताइए, मैडम है कैसी औरत? अपनी माँ का ख़्याल इसको नहीं है, अपने बाप का ख़्याल इसको नहीं है। मतलब इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन दिखाई देता है? मैन चाइल्ड दिखाई देता है। मैन चाइल्ड के नाम पे उसकी अम्मी दिखाई देती हैं और पापा दिखाई देते हैं।
जो ये कह रही थी कि मैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने उनके सम्मान के लिए अगर मुझे घर से बाहर भी सोना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर कार की डिक्की में भी अगर सोना पड़ा, कार में भी रात गुज़ारनी पड़ी तो मैं कार में भी गुज़ार दूँगी। और उसने ना वहाँ पे बाकायदा नाम लिए थे और उस समय नाम लेते समय, रिश्तों के नाम लेते समय उसने इन्हीं अम्मा का नाम लिया था जो ये नानी हैं। और आज ये हाल है कि उनके रहने के लिए या वो डब्बा वहाँ पे गई थी तो 4-5 दिन उनको अपने घर में रखना था, तो मैडम ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं रख सकती हूँ। एक टाइम था कि भाई नीचे उनको रिसीव करने के लिए, गाड़ी से उतारने के लिए मैडम जो नीचे गई थी इन्हीं नानी को उतारने के लिए, और अपने हाथ से चप्पल जो है जमीन पे रखी थी और तब उनको वो चप्पल पहनवाई थी। भाई ऐसा लग रहा था जब तो चरण धो धो के पिएंगी, धो धो के पिएंगी। और कितना अपना जो है सम्मान कर रही हैं, सर पे पल्ला रखकर जमीन पे नीचे बैठकर वो चप्पल पहनवाई थी। सब ऐसा लगता है कि किसी सीरियल की कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैडम ने पॉडकास्ट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ यही सब करने की कोशिश करी है कि मैं तो चाहती नहीं थी, मैं तो पहले से ही मेरा इरादा था कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ सीरियल, टीवी इनमें काम करूंगी, क्योंकि इनमें साफ सुथरा काम होता है, क्योंकि वो सब काम मैं नहीं कर सकती जो कि फिल्मों में जाके मुझे करना पड़ता। जैसे मैडम को एक नहीं 10 ऑफर आए थे फिल्मों के और मैडम ने उन फिल्मों के ऑफर को ठुकरा दिया। हाल ये है कि सीरियल या किसी चीज में भी अभी रोल मिलने को तैयार नहीं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि जैसे फिल्मों में उनके लिए जो ना डायरेक्टर्स लाइन लगा खड़े हों कि आओ आओ हमारी फिल्म में काम कर लो, हम इस हीरो के साथ में आपको अपोजिट लेंगे, हम उस हीरो के साथ में अपोजिट लेंगे। दोनों के दोनों, मैडम भी जनाब भी, दोनों अपने इस डिल्यूजन में रहते हैं कि जैसे उनके लिए न जाने कितनी फिल्में इंतजार कर रही हैं। जनाब को तो Q&A करने का बड़ा शौक है, तो उसके एक Q&A के आंसर में ये कहा था कि अब जो इच्छा मेरी रह गई है वो रह गई है फिल्मों में काम करने की। और भाई साहब जब चल रहा था इनका नच बलिए और वहां पर एज ए गेस्ट वहां पर आए थे बोनी कपूर, और बोनी कपूर ने इनको वायदा कर दिया था कि हाँ मैं तुम्हें अपनी फिल्मों में काम में लूंगा। उस दिन से और आज तक इतना इन्होंने टैग किया है, इतना उनको अप्रोच किया है, लेकिन आज तक तो कोई फिल्म मिली नहीं है। फराह खान को कितना कितना मक्खन लगाया। उसके बाद में जो सिकंद है, जो मतलब सो कॉल्ड इनका कभी दोस्त हुआ करता था मैडम का इनका, उसने भी इनको घास नहीं डाली, उसने भी इनको काम नहीं दिया। भारती और इन सब के इतने चक्कर लगाए इन्होंने बहुत ज्यादा, तब जाके तो मैडम का ये एक पॉडकास्ट मिला है, एक घटिया सा पॉडकास्ट जो कम से कम मैडम की कहीं से भी इमेज को बूस्ट नहीं करता, आगे कहीं काम दिलाने लायक नहीं छोड़ता। मैडम अपनी बातों में खुद ही हमेशा फंसती हुई दिखाई देती हैं। मैडम ने कहा कि ट्रांसफर के दौरान जब पापा के ट्रांसफर होते थे इधर से उधर तो वो भोपाल में ही रही, लेकिन अभी अभी जब भोपाल गई थी तो मैडम ने क्या कहा था, मैं कब आई थी, बस शादी के आसपास एक बार आई थी और उससे पहले कभी नहीं आई। जबकि अभी ये कह रही थी पॉडकास्ट के अंदर कि नहीं, भोपाल में भी हमारा ट्रांसफर हुआ था, मतलब भोपाल में भी ये रही थी, जो बाकी शहरों के नाम गिनाए उसके अलावा। पॉडकास्ट का कोई सा भी हिस्सा पकड़ लो, सब जगह झूठ झूठ झूठ। यानी अगर इस पॉडकास्ट को ये कहा जाए झूठ की सबसे बड़ी कहानी तो बुरा नहीं होगा। अब भारती और हर्ष ने भी कुछ इस तरीके से लिया, कई जगह तो ऐसे लगा कि जैसे वो इनका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम अपनी मम्मी के बारे में क्यों बात नहीं करती हो, जबकि तुम्हारे बच्चे को, या तो उन्होंने इनके व्लॉग देखे नहीं है और इनका लिए बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया जो एक करना चाहिए एक पॉडकास्टर को। उन्होंने भी एक बार भी इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। देखिए बहुत सारे पॉडकास्टर जो आरोप लगाए जाते हैं उनके बारे में पूछते हैं कि ये आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया है, तो आप बताइए कि इसकी सच्चाई क्या है। रजत शर्मा का आपकी अदालत कोई अदालत नहीं थी, लेकिन वो क्या है, बेसिकली एक पॉडकास्ट टाइप से ही था, एक इंटरव्यू टाइप से था, जहां पे कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो उनके ऊपर अफवाहें उड़ती हैं, उन सब के बारे में बात की जाती है और जो भी सेलिब्रिटी आता है उसके ऊपर अपना जवाब देता है। तो इन्होंने क्यों करके मैडम से नहीं पूछा जो इनके बारे में अफवाहें या जो इनके बारे में बात की जाती है उनके बारे में, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मासूम रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, उनका तो पूछने का फर्ज बनता था। पर पूरा पॉडकास्ट चापलूसी के अलावा कुछ नहीं है, कहीं से भी खोद के कोई भी बात मैडम से पूछी ही नहीं गई। ये जो असली पॉडकास्ट होते हैं ना, वो इस बात के लिए नहीं होते कि जो गेस्ट आया हुआ है उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात करें या उसकी इमेज की बिल्डिंग का काम करें, नहीं, इमेज बिल्डिंग का काम नहीं होता है। वहां पे ये काम होता है कि उसके ऊपर जो दाग लगे हुए हैं, उसके बारे में जो बातें कही गई हैं, उनको आप पूछिए और उनका वो जवाब देगा। और अगर वो साफ गोई से उन बातों का जवाब दे
पाता है तो वो फिर स्टार जो होता है एक स्टार की तरह, एक हीरो की तरह अपनी इमेज को बहुत अच्छी तरीके से साफ करते हुए तब बाहर आता है। मैंने ऐसे पॉडकास्ट कई सारे देखे हैं कि जहाँ जो गेस्ट है वो बिल्कुल ब्रोक डाउन हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं कि वो वाली चीजें छेड़ देते हैं, वो वाली चीजें पूछ लेते हैं उनसे जो कहीं ना कहीं उनके दिल का या तो दर्द होता है या जिनकी वो बात करने के से उनको बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो अपना पक्ष उसके ऊपर जरूर रखते हैं। ये पॉडकास्ट ना तो लाफ्टर देता है, ना ही इमोशन देता है और ना ही कोई सच्चाई सामने लेकर आता है। और मैडम ने अपने बारे में जिस तरह से बताया कि वो कैसे करके व्लॉगिंग उन्होंने शुरू करी और उसके बाद में जनाब को कैसे खींच के लेके आई, पहले तो ये नहीं दिखाई देता उनके दिमाग में कि ये एक सम्मान की चीज है कि नहीं। वो इस बात के लिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के लिए भी वो थैंकफुल हैं कि नहीं कि भाई इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोगों का खर्चा पानी चला और हम कम से कम इस हालत में हो पाए, क्योंकि काम धाम तो ये करते नहीं है, दोनों में से कोई भी काम धाम नहीं करता, तो फिर इनका खर्चा चलता कैसे है, इनको ये आमदनी आती कहाँ से है, इतने जो ये आराम से अपने स्टैंडर्ड वाली बात करते हैं ना, हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे है, वो कैसे आ जाएगा अगर बिना पैसे के। डब्बा कम से कम साफ कहती तो है कि उसकी रोजी रोटी या उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो ये है व्लॉगिंग, और यूट्यूब से ही उसका घर चलता है और यूट्यूब से ही वो कमाती है। ये तो ऐसे बेशरम है कि इस बात का एहसान या इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है दोनों कि हमारा घर जो है यूट्यूब की वजह से चलता है। उल्टा और ये और कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, आप हम लोगों के बारे में ऐसी बात करते हैं वैसी बात करते हैं, लेकिन हमारा व्लॉग बस चलना चाहिए। अगर कहीं पर भी इस तरह का प्लेटफॉर्म होता कि अगर आपके पास में नेगेटिव कमेंट ज्यादा आएंगे तो आपकी जो अर्निंग है उसमें से वो अर्निंग इतने परसेंट उड़ा दी जाएगी, इतने परसेंट कमेंट्स पर। भाई ये जितने भी डेली व्लॉगर आज की डेट में बन रहे हैं ना, ये सारे सुधर जाते, एक एक व्लॉगर जो है ये सुधर जाता और कम से कम इस तरह की चीजें नहीं करता और इस तरह की चीजें ना ही व्लॉग में दिखाता और ना ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करता। एक तरह से बिल्कुल मॉरल पुलिसिंग हो जाती। मैडम कहती हैं कि भाई पहले सबसे पहले डब्बा ने बनाया और डब्बा ने बनाया, उसके बाद में कहा तुम तो निठल्ले बैठे रहते हो, खाली बैठे रहते हो, आमदनी तुम्हारी है नहीं, काम तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम भी ऐसा चैनल बना लो। तब जाके मैडम ने जो है अपना चैनल बनाया और उसके बाद में भी ये जनाब, भाई ये ऐसा है कि हाथ पल्ला हिलाने को तैयार नहीं है, इसको सब कुछ करके दे दो। जैसे ही मैडम की बीमारी खत्म हुई वैसे ही उसके पीछे पड़ गया कि तुम ये काम करो, ये क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो, और हम ये जल्दी ही लेके आने वाले हैं, ये बताएगी। हाँ भी बताओ बताओ क्या कर रहे हो। ये आदमी उस टाइम में भी मैडम के अकॉर्डिंग यही प्रूव होता है कि ये आदमी किसी भी तरीके से कुछ काम करने को तैयार नहीं, ये किसी भी तरीके से व्लॉगिंग करने को तैयार नहीं था। मतलब कुछ करना पड़े और उसके बाद में खाना पड़े ये इसे कहाँ मंजूर है। हाँ लेकिन बीवी कमा ले वो चलेगा, क्योंकि शुरू से ही बीवी की कमाई पे ही पलता आया है। भाई देखा जाए तो मोटा मोटा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है फनी में और जनाब में। जहाँ एक और मैडम से शादी करने के बाद में जनाब में थोड़ा क्लास 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 की बात आती चलेगी कि मेरे यहाँ पर है, मेरा लेवल वहां पर है, वहां डब्बा के साथ में उल्टा हुआ। फनी से शादी करने के बाद में इसका स्टैंडर्ड और इसकी व्लॉगिंग का स्टैंडर्ड दोनों ही धीरे धीरे करके नीचे गिरते चले गए। उससे पहले स्टार्टिंग में ये जो व्लॉग बनाती थी तो अपने घर की असलियत दिखाती थी, वो चाहे घर वो गंदा पड़ा रहने वाला हो कि हाँ हम देखो साफ सफाई कर रहे हैं, उनकी दीवारें खराब हो, उनको वाइट वॉश करके दिखाना हो, तो वो सारी चीज सच्चाई दिखाती थी। इसीलिए उसके व्लॉग जो है शुरुआत में लोग बाग देखते थे और पसंद करते थे। और जनाब का तो शुरू से रवैया वही निठल्लेपन का ही रहा है। अगर मैडम नहीं होती तो जनाब बिल्कुल भी मुंबई में नहीं होने वाले थे, इनका तो बोरिया बिस्तर बंध जाता और ये वापस वहीं भोपाल में दिखाई देते और क्या काम कर रहे होते कहना है बहुत मुश्किल है। क्रिकेट इनका शौक था, क्रिकेट इनका नहीं चला। इनका शौक था एक्टिंग करना, वो नहीं चला। जो इंजीनियरिंग कर रहे थे वो फाइनल कर ही नहीं, वो बीच में से छोड़ के भाग आए। तो ऐसा आदमी करता भी तो करता क्या। असली सच्चाई तो इनके व्लॉगों की, ये इनके रिश्तों की, ये बिल्कुल सामने है। रिश्ता खरीदो और उसको अपने साथ रखो और उसके बाद में जब उसका काम निकल जाए तब उसे उठा के बाहर फेंक दो। ये पॉलिसी पूरे के पूरे तीनों के तीनों व्लॉगर यही पॉलिसी अपनाते हैं। जनाब इतने सारे अपने सन ग्लासेस और बाकी के ग्लासेस दिखाते हुए अपने आप को फ्लॉन्ट तो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिस टाइम में ये स्टार्टिंग में थे और इनके घर अलग अलग हो गए थे, इन्होंने अपना घर ले लिया था, अम्मी को नीचे वाला घर दे रखा था। डब्बा सारे पोले खोलती है कि फ्रेंड्स हमारे पास में मिक्सी नहीं थी, हम जो है सिल पर पीस
पीसा करते थे। फ्रेंड्स, हमारा फ्रिज ख़राब था, जो कि भाभी ने दिया था, पुराना-धुराना फ्रिज, और वो ख़राब भी हो गया था। हमारे पास में खाना और बाकी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं थी। तो जनाब उस टाइम क्या कर रहे थे? चश्मे इकट्ठे कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए, इतने हज़ार चश्मों में खरीदे के जा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए व्यवहार नहीं कर सकते थे। मतलब ये अलग सी बात लगती है, बिल्कुल वही जैसे कि चश्मे के टाइम पे ये अपने पापा से बात कर रहे थे कि तुम भी चश्मा पहनते थे, हम भी चश्मा पहनते थे, मेरे लिए चश्मा लेके आते थे, आज मैंने इतने सारे चश्मे इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये अपना अमीरी दिखाते हैं जनाब, और डब्बा अपनी गरीबी दिखाती है। हमारा घर ऐसा था, हमारे पास दुपट्टा नहीं था, हमारे पास खाने के लिए गोश्त नहीं होता था, हमारे पास मिठाई नहीं होती थी, ओकेजनली ये सब चीज़ें चलती थी, हम तो बाहर भी नहीं जा पाते थे, बाहर का खाना तो खाना बहुत दूर की बात थी, कॉम्प्लान तो बेचारी को मिला ही नहीं था। दोनों बिल्कुल अलग-अलग स्टोरियाँ बयान करते हैं। चलिए एनएफ के ज़रिए सही, लेकिन इनकी असलियत बिल्कुल बाहर और सामने आई। बाकी तो सब चीज़ें कॉमन सी हैं जो हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं और उसके ऊपर बहुत बार बात कर भी चुके हैं। आपका इस सब एहसान फरामोश, और बस क्या कहें किस तरह की बेटी है ये, इस सब के ऊपर क्या कहना है। और जनाब भी जिस तरीके से अपने ससुर के साथ में, यानी कि जो आर्मी ऑफिसर हैं, उनके साथ में इतना गंदा और इतना बेशर्मी वाला व्यवहार करने के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।